नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होप्स के संदर्भ में। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है होप्स की जीवनी के बारे में और होप्स की पुस्तकों के बारे में। होप्स ने किस प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों के बारे में चर्चा की, सामाजिक समझौते के संदर्भ में चर्चा की। आज ये पार्ट सेकंड है। पहला भाग पहले आ चुका है, सेकंड भाग है ये होप्स का। देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि लेवियाथन से किस प्रकार से प्रभावित था, उसकी निरंकुशता से किस प्रकार होप्स प्रभावित था। प्रभावित होने के कारण उनके विचारों से प्रभावित हुआ। उसके जो इन्होंने देखा कि होप्स किस प्रकार समुद्र से निकल करके सारे जीवों को शांत कर देता है, जल बिल्कुल शांत हो जाता है। उसी प्रकार उसके कार्यों से प्रभावित होकर ही शासक का क्या किया, इन्होंने एक निरंकुश शासक बनाने की कोशिश की। हमने कल पढ़ा कि इन्होंने प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें 19 प्रकार के कानूनों का बारे में बताया। इसके अलावा इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में एक अधिकार के बारे में चर्चा की। वो अधिकार कौन सा था? आत्मरक्षा का अधिकार। कौन सा था अधिकार? आत्मरक्षा का अधिकार। जो आत्मरक्षा का अधिकार था होप्स का, वो होप्स समाप्त नहीं करना चाहता। किसके बाद? सामाजिक समझौते के बाद। होप्स का कहना है कि जो आत्मरक्षा का अधिकार है वो व्यक्ति के पास हमेशा रहना चाहिए, ना कि सामाजिक समझौते के बाद में उसे समाप्त करना चाहिए। क्योंकि बिना जीवन के राज्य का क्या काम? अगर उसे जिस राज्य में व्यक्ति ही नहीं निवास करेंगे तो क्या वो राज्य बन सकता है? नहीं। क्या समाज बन सकता है? नहीं। क्योंकि पशु से कभी भी राज्य का निर्माण नहीं होता, व्यक्ति से ही होता है। इसी संदर्भ में अरस्तु का एक कथन है कि जो व्यक्ति राज्य के बिना रहता हो वो या तो पशु है या देवता। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य में निवास करने वाला एक व्यक्ति ही होगा। क्या होगा? एक व्यक्ति ही होगा। इसके संदर्भ में हम होप्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। होप्स के सामाजिक समझौते के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सामाजिक समझौते के कारण थे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि समझौता होने का कारण क्या था, कि समझौता क्यों हुआ। उसके संदर्भ में हमने पढ़ा कि प्राकृतिक अवस्था में भय व्याप्त था। क्या था? भय। मनुष्य स्वार्थी था, न्याय की व्यवस्था नहीं थी। इन सभी कारणों के कारण क्या हुआ? सामाजिक समझौता। क्योंकि व्यक्ति क्या था? संघर्षमय था। क्योंकि स्वार्थी होने के कारण संघर्ष करने लगा। जिसकी लाठी, जिसकी भैंस, वैसे होने लगा। जो बलवान था वही शासन करने लगा और कमजोरों का क्या करने लगा? शासन करने लगा, कमजोरों का शोषण करने लगा। इसीलिए होप्स ने सामाजिक समझौते के द्वारा किसकी उत्पत्ति की? राज्य की उत्पत्ति की। किसकी उत्पत्ति की? राज्य की उत्पत्ति की। हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर सामाजिक समझौता कैसे हुआ। देखिए, हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौता कैसे हुआ। सामाजिक समझौते के कारण तो हमने पढ़ लिए कि किस कारण से हुआ। अब पढ़ेंगे सामाजिक समझौता किस प्रकार से हुआ। देखिए, एक स्थान होता है, मान लीजिए ये स्थान है, ये एक जगह है, एक स्थान है। इस स्थान पे क्या होता है कि बहुत व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं।
इस प्रकार से यहाँ पर आसपास की जो भी व्यक्ति थे वो सब एक स्थान पर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में इन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता है कि इन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोलता है कि मैं अपनी संपूर्ण शक्तियाँ, मैं अपने संपूर्ण कार्य, मैं अपना संरक्षण का कार्य इस व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार हूँ। ये कोई व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है जो इन सब में क्या है, थोड़ा बलवान है। तो ये व्यक्ति कहता है खड़ा होकर के कि मैं इस व्यक्ति को अपनी संपूर्ण शक्तियाँ, अपने हित, सब कुछ इसको सौंपने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या है? शर्त। लेकिन एक शर्त है। क्या है? शर्त। वो शर्त क्या है? इसने कहा कि लेकिन एक शर्त है कि आप सभी भी इसे अपनी शक्तियां सौंपिए। यानी कि अभी ये क्या बनेगा? अपना शासक बनेगा, अपने जीवन की रक्षा करेगा, अपने को न्याय दिलाएगा, भय से मुक्ति दिलाएगा। तो यहाँ पर शासक का क्या कार्य हुआ? भय से मुक्ति दिलाना, क्योंकि प्रतिस्पर्धा संघर्षमय जीवन से सभी दुखी थे। स्वार्थी जीवन होने के कारण इन सभी व्यक्तियों में आपस में क्या हो रहा था? अधिक से अधिक संघर्ष, क्योंकि जो बलवान था वो कमजोर को नष्ट कर देता था और अपनी मनमानी करने लगता था। इससे लोग बहुत भयभीत हो चुके थे। भयभीत होने के कारण सभी ने क्या किया? एक स्थान पे इकट्ठे हुए और उस व्यक्ति के कहने पर सभी ने क्या किया? इस व्यक्ति को अपनी शक्तियाँ सौंप दी। यहां पर सभी ने इसको पावर सौंप दिया, लेकिन आपने एक बात देखी होगी यहां पर कि समझौता किनके बीच हुआ? समझौता हुआ है यहां पर व्यक्ति के बीच, अर्थात जो प्रजा है उनके बीच। जो यहां पर व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं उनके बीच क्या हुआ है? यह समझौता हुआ है, सामाजिक समझौता हुआ है। जो शासक हैं वह समझौते का भाग नहीं बल्कि परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम। यहां पर होब्स का कहना है कि शासक शासन का भागीदारी या समझौते का भागीदारी नहीं है, यहाँ पर वो क्या है? इसका परिणाम है। क्या है? परिणाम। क्योंकि इनके बीच जो समझौता होता है उसी का परिणाम स्वरूप क्या निकल के आता है? शासक। शासक को ये व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्तियां सौंप देते हैं। अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, संपूर्ण शक्तियां किसको सौंप देते हैं? इस शासक को। जो सामाजिक समझौते के द्वारा शासक बनाया जाता है उसे ही अपने संपूर्ण शक्तियां सौंप देते हैं। ये शासक ही इनका हित के बारे में कार्य करेगा, इनको भय से मुक्ति दिलाएगा, इनके जीवन का संरक्षण प्रदान करेगा। ये व्यक्ति कहते हैं, होब्स का कहना है कि ये व्यक्ति जिन्होंने समझौता किया वो इस शासक के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी संपूर्ण शक्तियां किसको दे दी? इन्होंने शासक को दे दी।
शासक को संपूर्ण शक्तियां देने के कारण इसके आदेश का क्या नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। उल्लंघन नहीं करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर निरंकुशता प्रकट हुई। शासक क्या हुआ, एक निरंकुश शासक, क्योंकि इनके आदेशों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी इनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता व्यक्ति, इसीलिए इसे क्या कहा गया, एक निरंकुश शासक। क्या कहा गया, एक निरंकुश शासक। हम बात करें होब्स के सामाजिक समझौते के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पर विशेष रूप से एकलवादी कानूनी संप्रभुता के बारे में चर्चा की। कानूनी संप्रभुता में क्या होता है, कानूनी संप्रभुता में ऑस्टिन का एक कथन था, आदेश ही सब कुछ। ठीक है, तो आदेश देता कौन है, शासक, तो स्वीकार करना पड़ेगा किसको, प्रजा को। यहां पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता प्रजा के द्वारा, क्योंकि होब्स ने क्या बनाया है, इसे एक निरंकुश सत्ता, यानी कि एक संप्रभु शासक। ये क्या होगा, एक संप्रभु शासक, इसको आदेश देने वाला कोई भी नहीं है, यही सभी प्रजा को क्या देता है, आदेश देता है। इसको आदेश देने वाला कोई भी नहीं है, यही सभी प्रजा को आदेश देता है, इसीलिए यह कानूनी संप्रभुता के लक्षण दिखाई देते हैं। हम बात करें, संप्रभुता दो प्रकार की होती है, एकलवादी और बहुलवादी। एकलवादी संप्रभुता भी तीन प्रकार की होती है, जिसमें हम बात करें कानूनी संप्रभुता, जिसके जनक हैं ऑस्टिन, उसी के समर्थक हैं कौन, होब्स। होब्स ने यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी संप्रभुता का क्या किया है, समर्थन किया है। तो हम बात करें यहाँ पर शासक के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा है, शासक क्या है, एक संप्रभु शासक। होब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में जीन बोंदा के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाया। जिस प्रकार जीन बोंदा ने सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था, पहली बार शब्द का, उसी प्रकार से हम बात करें, यहाँ पर होब्स ने संप्रभुता का नाम नहीं लिया, यहाँ पर संप्रभुता की जगह संप्रभु का नाम लिया है। यानी कि होब्स ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, संप्रभु का, ना कि संप्रभुता का। संप्रभुता का सबसे पहले प्रयोग किया था जीन बोंदा ने। तो ठीक है, जीन बोंदा के विचारों को, निरंकुश विचारों को इन्होंने क्या किया, होब्स ने आगे बढ़ाया। तो अभी हम यहाँ पे सामाजिक समझौते के बारे में बात करते हैं कि सामाजिक समझौता हो गया। सामाजिक समझौता तो हो गया, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं समझौते की। अगर इन विशेषताओं का उल्लंघन करते हैं सामाजिक समझौते की, तो वापस हम कहाँ पे चले जाएंगे, प्राकृतिक अवस्था में। कहाँ पे चले जाएंगे, प्राकृतिक अवस्था में। देखिए, जो समझौता होता है, अगर उस समझौते का उल्लंघन हो जाता है, तो वापस उल्लंघन होने पर, टूटने पर समझौता कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, प्राकृतिक अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था में पहुँच गए तो फिर से वो क्या हो जाएगा, भय का वातावरण। कैसा हो जाएगा, भयपूर्ण वातावरण हो जाएगा, और जिसकी लाठी जिसकी भैंस हो जाएगी। इसीलिए होब्स ने कहा कि समझौता बहुत ही क्या है, आवश्यक है। समझौता नहीं टूटना चाहिए। अगर समझौता टूट गया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, उसी प्राकृतिक अवस्था में पहुँच जाएंगे जहाँ पर न्याय नहीं है, जहाँ पर भय व्याप्त है। तो ये किसका मानना था, होब्स का।
हम बात करते हैं सामाजिक समझौता हुआ था। सामाजिक समझौते के माध्यम से जो राज्य की उत्पत्ति हुई है उसकी प्रथम विशेषता के संदर्भ में देखिए, इसकी प्रथम विशेषता है स्थायी समझौता। समझौता कैसा होगा? एक स्थायी होगा। समझौता किस प्रकार से होगा? एक स्थायी होगा, क्योंकि समझौता टूट जाएगा, स्थायी नहीं रहेगा तो क्या होगा? फिर से हम प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये नहीं है कि समझौते का हम उल्लंघन कर देते हैं और फिर से हमें वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसी प्रकार से समझौता करना पड़ेगा। देखिए, जो ये व्यक्ति थे सभी, इन्होंने एक स्थायी समझौता किया, लेकिन इन व्यक्तियों में हमेशा इस समझौते को लेकर के क्या होनी चाहिए? सहमति। ये शासक का किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकते? विरोध नहीं कर सकते, क्रांति नहीं कर सकते। ये अधिकार नहीं है उनके पास, क्योंकि समझौता क्या है? एक स्थायी। क्या नहीं कर सकते? विद्रोह नहीं कर सकते, क्रांति नहीं कर सकते। शासक चाहे कितना ही अत्याचार करे, क्योंकि वो बलवान है, उसने हम सभी ने उसको क्या दिया है? शक्तियां दी है, पावर दिया है। हमारे संपूर्ण जो शक्तियां थी हमारे पास, वो किसको दे दिया है? हमने उस शासक को दे दिया है। तो शासक इन पे अत्याचार कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर भी उसका विरोध नहीं कर सकते। उसका फिर भी हम क्या नहीं कर सकते? विरोध नहीं कर सकते। वह शासक हमारे विचारों पर भी नियंत्रण कर सकता है। इसी की एक विशेषता है स्थायी समझौते की ही, कि विचारों पर नियंत्रण। विचारों पर नियंत्रण किस प्रकार से करेगा? हम शासक के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकते, उसे भगवान समझेंगे कि शासक को हमने सारी शक्तियां दे दी, जैसे उसने कहा वो हम वैसे करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि शासक एक कैसा हुआ? होब्स के अनुसार एक निरंकुश शासक हुआ, उसको संपूर्ण क्या दे दी गई? शक्तियां, पावर दे दिए गए। तो ये क्या हुआ? एक स्थायी समझौता हुआ। क्या हुआ? स्थायी समझौता। इसका उल्लंघन करने पर कहाँ जाएंगे? पहले की स्थिति में, प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? प्राकृतिक अवस्था में। हम बात करें दूसरी विशेषता के संदर्भ में, तो दूसरी विशेषता है समाज, राज्य और सरकार में अंतर नहीं। समाज, राज्य और सरकार में अंतर नहीं। होब्स ने कहा कि समाज, राज्य और व्यक्ति सभी एक हैं। किस प्रकार से अंतर नहीं किया? देखिए, यहां पर ये व्यक्ति निवास करते हैं, इस एरिया में ये व्यक्ति निवास करते हैं, ये शासक हो गया। तो ये जो सीमा है, जो राज्य है जिसमें जनसंख्या निवास करती है, वो और ये शासक, जब सरकार का निर्माण हुआ, जब शासन किया, तो वो सभी क्या हुआ? वो सभी क्या हुआ? एक जनता, सरकार और शासन तीनों ही एक हैं। होब्स का मानना है कि समाज का निर्माण इन व्यक्तियों के मिलने पे हो गया, और राज्य भी ये सीमा निर्धारित हो गई, सरकार भी। तो इन तीनों का निर्माण में कोई अंतर नहीं किया उन्होंने, तीनों को क्या माना? एक ही माना।
अब देखिए यहां पर सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति की, राज्य की उत्पत्ति यहां पर की तो जब शासक किसको कहेंगे? सरकार को। सरकार की उत्पत्ति होने पर राज्य अपने आप बन गया और उसमें समाज भी विकसित हो गया। तो इन तीनों में उसने क्या नहीं किया? कोई भी अंतर नहीं किया, कोई भी अंतर नहीं किया। इसके अलावा हम बात करें होब्स के संदर्भ में तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि होब्स ने किस पे जोर डाला है? एक निरंकुश शासक पर, एक बलवान शासक पर, एक शक्तिशाली शासक पर। वो नहीं चाहता कि जिस प्रकार से ब्रिटेन की दुर्दशा हुई थी जब ये बच्चा था होब्स, इसने देखा कि गृह युद्ध चल रहा था जबरदस्त और वहां पर जब इटली का आक्रमण हो गया तो उससे आहत होकर के इन्होंने कहा कि शासक कैसा होना चाहिए? एक बलवान होना चाहिए, एक बलवान शासक होना चाहिए। शासक को सभी की आज्ञा का पालन करवाने के इतना योग्य होना चाहिए कि वो सभी से क्या करवा सके? आज्ञा का पालन करवा सके। तो हम बात करेंगे यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र के बारे में। तो होब्स ने कहा कि शासन निरंकुश तो होए लेकिन वो कैसा होना चाहिए? राजतंत्र। कैसा होना चाहिए? राजतंत्र। हमने बात की, अरस्तु ने बहुत प्रकार के शासन तंत्र बताए, जैसे कि उन्होंने महत्व दिया किसको? संवैधानिक तंत्र को। ठीक है, संवैधानिक तंत्र को महत्व दिया। मैकियावेली ने किस प्रकार के तंत्र को दिया? मैकियावेली ने दिया राजतंत्र को। उसी प्रकार प्लेटो ने कौन से दिया? राजतंत्र हो लेकिन वो कैसा हो? एक दार्शनिक शासक का, दार्शनिक वर्ग का। इसी प्रकार से यहाँ पर होब्स ने राजतंत्र हो, शासन लेकिन वो किस प्रकार से हो? निरंकुश हो। कैसा होना चाहिए शासन? निरंकुश शासन होना चाहिए। निरंकुश शासन होगा तभी क्या होगा? वो अपनी प्रजा की रक्षा कर पाएगा। अपनी प्रजा की रक्षा करने के कारण ही होब्स ने इसे सभी शक्तियां दी। देखिए यहां पर न्याय कौन करेगा? निरंकुश शासक। चाहे न्याय करने का हो, चाहे दंड देने का हो, चाहे सारी शक्तियां समाहित हो, किसमें होगी? एक निरंकुश राजतंत्र में। शासक सभी से आज्ञा का पालन करवाएगा क्योंकि शासक का कहना कोई भी आदेश की उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए होब्स ने क्या कहा कि शासन सबसे अच्छा शासन कौन सा होगा? एक निरंकुश राजतंत्र। तो होब्स के सामाजिक समझौते का मूल ढांचा है, मूल विचार है, वो क्या है? एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना। अब हम अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने इसके संदर्भ में चर्चा की थी, प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था के समय कि प्राकृतिक अवस्था में 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून पाए जाते हैं। उसके अलावा एक क्या पाया जाता है? प्राकृतिक अधिकार। क्या पाया जाता है? प्राकृतिक अधिकार। तो देखिए यहां पर होब्स ने जो अधिकार, जो विशेषता बताई सामाजिक समझौते की, उनमें प्रमुख है आत्मरक्षा का अधिकार। देखिए आत्मरक्षा का अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में भी दे रखा है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 के संदर्भ में हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था जीवन जीने का अधिकार, जिसे आपातकालीन भी नहीं छीना जा सकता।
उसी प्रकार से होब्स ने लेवियाथन पुस्तक में इसका उल्लेख किया कि प्राकृतिक अवस्था में कौन सा अधिकार था व्यक्ति के पास? आत्मरक्षा का अधिकार था। मैंने आपको बताया आत्मरक्षा का अधिकार क्यों था, क्योंकि इन्हें भी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ा? ब्रिटेन छोड़ के भागना पड़ा था। इसीलिए इन्होंने सबसे प्रमुख जो अधिकार दिया प्राकृतिक अवस्था में, वह कौन सा था? आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा का अधिकार, जीवन संरक्षण का अधिकार, ये किसका है? होब्स का। तो उन्होंने कहा कि सामाजिक समझौता होने के बाद भी इस आत्मरक्षा के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। शासक की हम सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे, शासक जैसे कहेगा वैसे हम करेंगे, शासक के कहने पर हम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आत्मरक्षा का अधिकार की बात आएगी तो यहाँ पर हम उसका उल्लंघन कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे उल्लंघन? देखिए, ये हमारा एक निरंकुश शासन है, राज्य। यहां पर क्या किया जाएगा? किसी भी व्यक्ति को इस शासक ने दंडित किया, दंडित तो किया, लेकिन इसके पास क्या है? आत्मरक्षा का अधिकार। इसके आदेश का उल्लंघन तो कर नहीं सकता। तो ये क्या करेगा? इसका विरोध नहीं करेगा, यहां पर क्रांति नहीं करेगा, विद्रोह नहीं करेगा, ये यहां से पलायन करेगा। क्या करेगा? पलायन करेगा, यहां से भाग जाएगा, यहां से जाकर के किसी दूसरे राज्य में निवास करेगा। तो ये इसकी क्या रहेगी? प्रमुख विशेषता है आत्मरक्षा के अधिकार के संदर्भ में, सामाजिक समझौते के संदर्भ में। ये इसकी शासक जो हमने सारी शक्तियां, संपूर्ण शक्तियां निरंकुश शासक को दी, उसका क्या नहीं कर सकता? उसका विरोध नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई क्रांति नहीं कर सकता। हम बात करें इसकी अगली विशेषता के संदर्भ में, तो इसकी अगली विशेषता है विचारों पर नियंत्रण। क्या है? विचारों पर नियंत्रण। देखिए, पांचवी विशेषता इसके सामाजिक समझौते के तहत जो कृत्रिम राज्य की स्थापना हुई है उसके संदर्भ में हम बात करें। पांचवी विशेषता के संदर्भ, पांचवी विशेषता है विचारों पर नियंत्रण। यह शासक जो निरंकुश शासक बनाया होब्स ने, वह विचारों पर भी क्या करेगा? नियंत्रण स्थापित करेगा। अर्थात व्यक्ति उसके कार्यों का क्या नहीं कर सकते? उल्लंघन नहीं कर सकते। वह विचारों पे भी क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। वह किसी भी प्रकार से शासक के खिलाफ नहीं जाएंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, क्रांति नहीं करेंगे। इसीलिए इनके विचारों को भी शासक क्या कर सकता है? दबा सकता है। अगर कोई व्यक्ति शासक के खिलाफ हो तो होब्स के अनुसार क्या होता है कि उसके विचारों को भी दबाया जा सकता है। इसी प्रकार से हमने सामाजिक समझौते की विशेषताओं के बारे में संदर्भ में चर्चा की कि इसकी स्थायी समझौता टूट नहीं सकता। समाज, राज्य और सरकार में किसी भी प्रकार से अंतर नहीं बताया। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के संदर्भ में कहा, आत्मरक्षा का अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया। इसके अलावा विचारों पर उन्होंने क्या किया? नियंत्रण किया। यह होब्स के सामाजिक समझौते की प्रमुख विशेषता है। हमने बात की थी क्या होब्स के सामाजिक समझौता किस प्रकार हुआ था और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में।
कल हम चर्चा करेंगे आलोचना के संदर्भ में कि ये किस प्रकार आलोचना हम करते हैं सामाजिक समझौते की, यह हमारे लिए लाभकारी है या नहीं, इसमें क्या कमियां थी, इन सभी के बारे में कल चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें मानव स्वभाव दोषपूर्ण चित्रण, प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता असंगत, अतार्किक और निरंकुशता का समर्थन, इन सभी आलोचनाओं के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हम संप्रभुता और इसके बाद में हम हॉब्स के व्यक्तिवादी और निरंकुशतावादी के कुछ तत्वों की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से हम आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको इन क्लासों का आपके मित्रों को भी फायदा मिल सके। ठीक है, नमस्कार।